तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 गवर्नमेंट बजट एंड इकॉनमी। वैसे हमने सोचा था कि चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, बट वो काफ़ी वास्ट है, उसमें न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स हैं। तो ड्यू टू आप लोगों के एग्ज़ाम्स, तब तक हम 10, 11 एंड 12 कंप्लीट कर लेंगे। आपने कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी। एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम्स में गैप है, टेंशन मत लेना, हो जाएगा। इजी चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर है, फटाफट से ख़त्म हो जाएंगे। नाउ इस चैप्टर में बेसिकली है क्या, पहले उसका इंट्रो देते हैं, देन वील स्टार्ट द चैप्टर। 3 से 4 क्लासेस में हो जाएगा ख़त्म। गवर्नमेंट बजट एंड द इकॉनमी। बजट क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, फिर गवर्नमेंट बजट पे क्या है। बजट वो चीज़ होती है जो हमारे खर्चे, हमारी इनकम को बैलेंस करने में हेल्प करता है। हमारी क्या इनकम है, हमारी क्या सैलरी है, हमें पता होता है कि हमारी मंथली सैलरी कितनी है, या एक एजम्पशन होती है कि हमारी मंथली इनकम कितनी होगी। हर बिजनेसमैन एज्यूम करता है कि मेरी इतनी इनकम होगी, और जो सैलरी पर्सन होता है उसको पता है कि मेरी कितनी सैलरी आनी है। तो इनकम हमारे को पता होती है, प्लस हमारे खर्चे कितने हैं। जो इनकम आएगी, उसके बाद हम अपने खर्चे तो भी तो निकालेंगे ना, कि हमारे मंथली खर्चे कितने हैं। आपके घर में, सबके घरों में होता है कि मंथली खर्चों का लिस्ट बनाई जाती है कि हमारे मंथली खर्चे इतने हैं और हमारी मंथली इनकम इतनी है। बाकी हमारा पैसा सेव होता है या हम लोन की किस्त चुकाते हैं, क्या करते हैं। तो हमारी इनकम कितनी है, हमें अपने खर्चे उस हिसाब से करने हैं। अगर हमारी इनकम है 30,000, तो हम अपने खर्चे 50,000 नहीं कर सकते। कहाँ से लेके आएंगे 20,000 हर महीने के लिए। तो अगर 30,000 हर महीने की इनकम है, तो हमें प्लान करना पड़ेगा कि यार मैं अपने एक्सपेंडिचर को कैसे कंट्रोल करूं कि मेरे 30,000 के अंदर अंदर आ जाए। पहली बार, मान लो आपकी इनकम 50,000 है और आपका खर्चा 40,000 है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आपके 10,000 सेव हो जाते हैं। आप कई बार 40 के 45 भी खर्च लोगे, कोई बात नहीं, कोई सामान ले आओगे घर का। सडनली क्या हुआ, आपकी जॉब चली गई, या आपका बिज़नेस में लॉस हो गया, या कुछ ना कुछ कोई सर्कमस्टेंसेस हुए कि आपकी इनकम बैठे बैठे 40,000 होगी या 35,000 होगी। ठीक है, कुछ नुकसान हो गया, या बिज़नेस में कुछ पार्टनर से चला गया, कुछ भी हो गया, आपकी इनकम जो पहले 50,000 पर मंथ हो रही थी, अब वो 35,000 होनी शुरू होगी। पर खर्चा तो वही है ना। अब आप क्या करोगे कि इस खर्चे को घटाने की कोशिश करोगे। कैसे घटाओगे, आप लोग प्लान करोगे, यार जो मेरे फिजूल के खर्चे हैं मैं उसको कम करूं, जहाँ मेरा पैसा बच सकता है मैं उसको बचाऊं, किस चीज़ में मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मैं अभी थोड़े टाइम के लिए, जब तक मेरी सैलरी नहीं बढ़ती, जब तक मेरी इनकम नहीं बढ़ती, तब तक के लिए उसको मैं टाल दूँ। आप वो करोगे। अभी लॉकडाउन हुआ था, कितने लोगों की जॉब्स चलेगी और कितने लोगों की सैलरीज डिले हुई या आई नहीं, या आधी आई। तो सब ने अपनी प्रायोरिटीज़ चेक की कि कौन से खर्चे हम पोस्टपोन कर सकते हैं। उन्होंने पोस्टपोन कर दिया कि जब माहौल ठीक होगा, लॉकडाउन खुलेगा, सब कुछ ठीक होगा, या हमारी सैलरी बढ़ेगी तो हम बढ़ा देंगे उसको। तो ऐसे आपने खर्चा रिड्यूस किया, आप 35 के अंदर अंदर लेके आओगे अपने खर्चे को। तो ये मेंटेनेंस कि हमारी इनकम से एक्सपेंडिचर निकल के आ जाए, एक्सपेंडिचर कभी इनकम से ज़्यादा ना जाए, इस मेंटेनेंस को, इस बैलेंस को हम कहते हैं बजट। अब ये तो हमने बात की अपनी फैमिली की, कि हमने फैमिली में, पर हम इस बार माइक्रो नहीं पढ़ रहे, मैक्रो पढ़ रहे हैं। तो फैमिली बजट की बात नहीं करेंगे। बजट सब जगह बनता है। बजट कहाँ बनता है, फैमिली के अंदर बनता है। स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, मार्केट्स में शॉपकीपर बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट, एमसीडी वगैरह जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं वो बनाती हैं, पंचायत्स बनाती हैं, सब बनाती हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है जो आपकी इंडिया की मेन गवर्नमेंट है। ठीक है, बहुत सा, इसके अलावा और भी कितने, हर बंदा बजट बनाता है। इवन एक पर्सनल, फैमिली के अलावा एक पर्सनल इंडिविजुअल भी बनाता है कि यार मेरा इतना खर्चा है, मेरे को फैमिली को इतना देना, बाकी मेरे पास इतना बचता है, तो मैं अपना खर्चा उस हिसाब से मेंटेन करूँ, इनकम के हिसाब से। तो बजट हर जगह बनता है आपका। हमने क्या पढ़ना है, हमने इस चैप्टर में ये पढ़ना है, बस ये नहीं पढ़ना। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। मैक्रो मतलब एग्रीगेट, पूरे नेशन का। पूरे नेशन की गवर्नमेंट कौन सी है, इनमें से कोई भी नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार, पूरे नेशन की गवर्नमेंट पूरे देश को संभालती है। तो पूरे देश की गवर्नमेंट का हमने जो बजट होता है उसे कहते हैं हम गवर्नमेंट बजट। ठीक है, ये आपको समझ आ गया कि हमने पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। अब बेसिक चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और डेफिनेशंस आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि बजट है क्या। आपकी बुक में साफ साफ शब्दों में लिखे हैं, गवर्नमेंट बजट इज़ एन, क्या चीज़, एनुअल स्टेटमेंट। एनुअल स्टेटमेंट मतलब
एनुअल स्टेटमेंट मतलब साल में एक ही बार बनता है, और एनुअली साल के एंड में बनता है। साल का एंड कब आता है? आपका साल का एंड आता है 31 मार्च को एवरी ईयर। तो ये उस टाइम पे बनता है और उस टाइम पेश किया जाता है। कहाँ पे पेश किया जाता है? पार्लियामेंट में। वो मैं अभी सब कुछ बताऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। आपका पहला पॉइंट है कि ये एनुअल स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट साल में एक बार बनता है, बार बार हर साल में, ये नहीं कि बीच में कभी भी बना दोगे आप, आपको साल में एक बार ही बनाना है। और शोइंग आइटम वाइज एस्टीमेट, हर आइटम बनाई जाती है उसमें कि किसको महंगा करना है, किसको सस्ता करना है, किस किस चीज़ से गवर्नमेंट को रिसीप्ट होती है। रिसिप्ट का मतलब कहाँ कहाँ से पैसा इनफ्लो होता है। इनफ्लो मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आता है। अकाउंट्स वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे इजीली समझ जाएंगे व्हाट इज़ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। रिसिप्ट मतलब कहाँ कहाँ से पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ से मनी रिसीव किया जाएगा। इनकम आएगी हमारी, इसको इनकम भी कह सकते हैं, इसको हम रेवेन्यू भी कह सकते हैं। तो गवर्नमेंट की रिसिप्ट, गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक ही बात है, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा। और जब पैसा आएगा, हमने क्या पता बजट क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर का बैलेंस। तो जब पैसा आ गया, हमारी इनकम हो गई, उसे खर्चना भी तो है ना, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात होगी। ये मैं डेफिनेशन को समझा रहा हूँ अभी आपको, चैप्टर तो अभी मैंने शुरू भी नहीं किया। आपकी बुक में सबसे पहले मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट के अंदर डेफिनेशन दी है, आप लोग वो मार्क करेंगे। एक्सपेंडिचर कि गवर्नमेंट का रिसिप्ट कितनी हुई और गवर्नमेंट का खर्चा कितना हुआ ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर, अब व्हाट इज़ फिजिकल ईयर? एनुअल स्टेटमेंट मतलब साल में एक बार बनता है, वंस इन अ ईयर, और एनुअली मतलब साल के एंड में हो गया या साल में एक बार हो गया किसी भी टाइम। फिजिकल ईयर, व्हाट इज़ फिजिकल ईयर? फिजिकल ईयर कुछ भी नहीं होता है, इसको फाइनेंशियल ईयर ये कहते हैं। मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ये आपका फिजिकल ईयर। तो कंफ्यूज मत होना सर, ये हमने अभी आज पहली बार सुना कि फिजिकल ईयर क्या होता है। फिजिकल ईयर, फाइनेंशियल ईयर एक ही बात है। और आपको पता है फाइनेंशियल ईयर आपका अकाउंट्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जिन्होंने नहीं पढ़ा ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों, वो समझ जाएंगे 1 अप्रैल। ये आपकी डेफिनेशन है। व्हाट इज़ गवर्नमेंट बजट? अब देखो वहाँ पे थ्योरी में याद करना बच्चे भूल जाएंगे। अब ये पॉइंट्स बन गए, इसका स्क्रीनशॉट माइंड में ले लो, दिमाग में रहेगा आपके। गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट, अभी इकोनॉमिक पे तो आए नहीं हम, वो तो अभी 2-3 क्लास के बाद आएंगे हम। What is government budget? Government budget is an annual statement prepared annually considering the receipts, government receipts and expenditure of the government during a fiscal year। बात खत्म। इन चारों को जोड़ दो, बना दी डेफिनेशन आपकी। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करते हैं कि है क्या क्या चीज़ इसके अंदर। फीचर्स, बुक में फीचर्स की हेडिंग नहीं दी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके दिया है। जो सेकंड हेडिंग है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसी को फीचर्स ही मान लो, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला पॉइंट आप पढ़ेंगे, बजट इज़ प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स। हमने आपको बता दिया सेंट्रल लेवल, पंचायत, स्टेट लेवल, फैमिली, सब जगह बनता है। हाउएवर हमें इस चैप्टर में कौन सा बजट पढ़ना है? हमें पढ़ना है सेंट्रल बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं यूनियन बजट। ठीक है जी, यूनियन बजट कहते हैं उसे हम। सेकेंड, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स आर प्लान्ड एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, एक बात और मैं बताया तो आपको, शायद अभी पॉइंट आ ही जाएगा। जो बजट हम पेश कर रहे हैं, वैसे क्या होता है कि हमें पता है कि हमारी मंथली इनकम कितनी है और मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, उस हिसाब से हम पेश करते हैं। ये बजट एनुअली प्रिपेयर होता है। मान लो आज, वैसे पेश किस दिन किया जाता है? ये फरवरी के लास्ट डे, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब में पेश किया जाता है। मान लो फरवरी का लास्ट वर्किंग डे 27 फेब है, मतलब बाकी सैटरडे संडे आ गए, ठीक है ना। अगर बजट हमेशा पेश किया जाता है लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, तो ये जो फरवरी, अब मान लो 2020 है, 27 फरवरी 2020, तो इसमें कौन से ईयर की बात होगी? इसमें 2019-2020 की बात नहीं है, इसमें आने वाली ईयर की बात है। मतलब ये बजट पेश किया जाएगा किसके लिए? 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021। समझ आया? अगर इस साल जो गवर्नमेंट ने बजट पेश किया था 2020 में पेश किया था फेब में, ठीक है, वो बजट पिछले साल का जो साल गुजर गया उसका नहीं है, जो आने वाले साल का है उसका है।
1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 जो साल चल रहा है, तो एक 31 मार्च 2021 में ख़त्म होगा। तो आप बोलोगे सर हमें तो अभी साल आना है, हमें कैसे पता कि रिसिप्ट क्या होंगी या एक्सपेंडिचर क्या होंगे, क्योंकि हम तो साल के स्टार्टिंग में बजट पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये बजट पेश कर रहे हैं 31 लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, और इसकी जो कंडीशंस लागू होंगी ये 1 अप्रैल से लागू हो जाती हैं। अगर आपको पता होगा, जिन लोग न्यूज़ देखते हैं बच्चे, अगर नहीं पता मैं एक क्लिप भेज दूंगा कि बजट कैसे पेश किया जाता है, पार्लियामेंट के अंदर बजट पेश किया जाता है, तो उसमें बताया जाता है कि ये चीज़ें अब इसके ऊपर टैक्स बढ़ा देंगे और इसके ऊपर टैक्स घटा देंगे। तो न्यूज़ में ना लिखा आ जाता है नीचे नीचे कि 1 अप्रैल से क्या क्या महंगा क्या क्या सस्ता, कि ये चीज़ महंगी हो गई, ये चीज़ सस्ती हो गई। तो ये गवर्नमेंट ने पहले ही डिसाइड किया होता है कि आने वाले साल में हम इसको महंगा कर रहे हैं, इसको सस्ता। तो हमको तो बैलेंस करना है किसका, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स का, या एक्सपेंडिचर ले लो इसको, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर को। तो ये तो हमारे पास पिछले साल के तो पता है हमको कि कितना पैसा आया और कितना एक्सपेंडिचर हुआ। आने वाले साल का हम कैसे बैलेंस करें, हम एक अजम्पशन करते हैं। जो बजट बनता है वो एक एज्यूम्ड रिसिप्ट और एज्यूम्ड एक्सपेंडिचर की गवर्नमेंट ने सोचा होता है कि मेरे को अगर मैं इन चीज़ों का टैक्स बढ़ा दूंगी तो मेरे को इतनी रिसिप्ट बढ़ जाएगी, पिछले साल से इतना रिसिप्ट बढ़ जाएगा, जिन चीज़ों पर टैक्स घटाया उससे रिसिप्ट इतनी घट जाएगी, और खर्चा मेरा पिछले साल कितना हुआ तो आने वाले साल में इतना बढ़ जाएगा या घट जाएगा। गवर्नमेंट एक एजम्पशन करती है। तो बुक में लिखा है, चलिए आप लिख लोगे, बजट इज मेड ऑन एज्यूम्ड रिसिप्ट, तो आप लिख लेना बुक में, एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर फॉर अपकमिंग ईयर, मतलब जो कभी साल आने वाला है। अपकमिंग ईयर मतलब जो साल शुरू होने वाला है, ठीक है। पिछले साल का नहीं बनता, अगले साल का बनता है। और रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को क्या किया जाता है, एज्यूम किया जाता है, और अपकमिंग ईयर, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है बुक में जो पॉइंट है हम वही वाले लिखेंगे, हमें जो पता है बातें हम उसको फीचर्स में डाल देंगे। बुक में देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट आर प्लान्ड एज पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट, वो यही पॉइंट है। उसमें क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है, एज्यूम, और बुक में क्या पॉइंट लिखा है, एस्टिमेटेड, कि एक एस्टिमेट किया जाता है। तो एज्यूम मैंने लिख दिया, एंड प्लान एज पर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट क्या ऑब्जेक्टिव्स चाहती है, क्या बदलना चाहती है, क्या चीज़ महंगा करना चाहती है, क्या चीज़। तो एज्यूम्ड, एस्टिमेटेड, या इसको प्लान्ड भी कर सकते हो आप, ठीक है ना, कि गवर्नमेंट ने क्या प्लानिंग करी है आने वाले साल के लिए। तो एक ही बात है सारी। सेकंड पॉइंट को मैंने थोड़ा सा ऐसे चेंज करके लिख दिया। थर्ड पॉइंट कह रहा है जी, इन इंडिया बजट इज़ प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन सच अ डे एज द प्रेसिडेंट मे डायरेक्ट। बजट किस दिन पेश किया जाता है, जिस दिन प्रेसिडेंट चाहेगा। तो बजट पेश किया जाता है इन पार्लियामेंट, हमेशा पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना मैं आपको यूट्यूब क्लिप भेज दूंगा कि बजट पेश कैसे किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करता है हमेशा इन पार्लियामेंट एज डायरेक्टेड बाय प्रेसिडेंट। जिस दिन प्रेसिडेंट बोलेगा उस दिन बजट पेश किया जाएगा। वैसे फिक्स होता है कि लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी उस दिन पेश किया जाता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहेगा कि उसको आगे पीछे कर दे तो वो आगे पीछे कर देगा, क्योंकि कई बार कंडीशंस राइट्स हो रहे हैं या वॉर हो रही है या कोई ऐसी घटना हो रही है देश के अंदर, तो बजट पेश नहीं कर सकते अभी, तो वो ऊपर नीचे कर सकता है उसको। बाय कन्वेंशन फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फरवरी ऑफ ईच ईयर। यहाँ पे फर्स्ट डे आ गया, वैसे पहले लास्ट डे होता था, फिर हो सकता है मेरे को गलती लगी हो, वैसे फर्स्ट डे नहीं होता, लास्ट डे ही होता है। चलो अब बुक में है तो करना पड़ेगा। बजट कौन पेश करता है, बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फाइनेंस मिनिस्टर बहुत सारे होते हैं, हर स्टेट का अपना होता है, लेकिन पेश कौन करता है, ऑफ इंडिया। एनुअली हमने पढ़ा है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कब, आप लिख लो जो बुक में लिखा है, फर्स्ट डे ऑफ फरवरी। फर्स्ट डे ऑफ फरवरी के मंथ में
फर्स्ट डे मतलब ये नहीं कि 1 फरवरी होगी, फर्स्ट वर्किंग डे होता है बेसिकली। अगर मान लो फर्स्ट फरवरी को संडे है या सैटरडे है तो आप ये मंडे को पेश होगा, सेकंड या थर्ड को। तो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को पेश होता है और फाइनेंस मिनिस्टर उसको पेश करता है एनुअली। एनुअली मतलब एनुअली का मतलब हुआ ईयरली, साल में एक बार पेश होता है। ठीक है, बुक में छोटे छोटे बड़े बड़े पॉइंट है, मैं छोटे छोटे बना के दे रहा हूँ आपको, आप इसको वो नोट्स बना लो ताकि आपको ईजिली लर्न हो जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पता क्या है आपके, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वगैरह इसमें से आएंगे आपके। नाउ इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। अब फाइनेंस मिनिस्टर आया, उसने बजट पेश कर दिया 1 फरवरी को, पार्लियामेंट में जितने लोग बैठे हैं उनको क्या करना पड़ता है, उसे अप्रूव करना पड़ता है, वो उनको पास करेंगे। बजट पेश होने के बाद पार्लियामेंट के लोग, क्योंकि 1 फरवरी को पेश हुआ, लागू कब होना है 1 अप्रैल को, तो 1 फरवरी से लेके 1 अप्रैल तक 2 महीने का टाइम है, क्योंकि 1 फरवरी में बता दिया कि क्या चीज़ महंगी होगी क्या चीज़ सस्ती होगी, उसके बीच में 2 महीने का टाइम है। तो पार्लियामेंट के लोग लागू करते हैं कि भाई कोई चीज़ आपको गलत लग रही है कि ज़्यादा महंगी हो रही है, कुछ उस पर विचार हो जाती है। ठीक है, द बजट रिवील्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द लास्ट ईयर एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द कमिंग ईयर। बजट क्या बताता है, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ लास्ट ईयर। बजट ने क्या बताया हमें, गवर्नमेंट बताती है, फाइनेंस मिनिस्टर आता है, इस बार निर्मला सीतारमण है, उसने बताया था कि गवर्नमेंट ने पिछले साल की परफॉर्मेंस क्या थी, क्या क्या गवर्नमेंट की कमाई हुई, क्या क्या खर्चे हुए और गवर्नमेंट ने क्या क्या अच्छा किया देश के लिए। देखो फाइनेंस मिनिस्टर का काम क्या होता है, पैसों को संभालना और पैसे को इस तरह खर्च करना कि देश की इकॉनमी ग्रो हो। ठीक है, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट इन प्रीवियस ईयर, कि पिछले साल गवर्नमेंट ने कैसा परफॉर्म किया था वो आपको बताया जाएगा 1 फरवरी को, और आने वाले साल में हमारे पास क्या पॉलिसीज़ एंड प्लान्स हैं। तो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ फॉर अपकमिंग ईयर। ठीक है जी, तो ये आपका बजट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को छोटा करके नॉर्मल कर दिया। इसमें एक और पॉइंट मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि जितने भी लोग बजट बनाने में तैयार होते हैं, मतलब इन्वॉल्व होते हैं, मान लो कि 15-20 लोग हैं, बजट फाइनेंस मिनिस्टर के अलावा खाली फाइनेंस मिनिस्टर अकेला थोड़ी करेगा, उसके ब्यूरोक्रेट्स, एग्जीक्यूटिव्स, मिनिस्टर्स वगैरह कितने लोग मिलेंगे, आपस में मिलेंगे, विचार करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, बहुत दिन तक मीटिंग्स करेंगे, फिर वो बजट तैयार करेंगे। तो जितने लोग बजट बना रहे हैं और बजट में इन्वॉल्व है, सोचने में, विचार करने में, बताने में, टाइप करने में, मतलब जितने भी लोगों ने बजट को टच कर लिया, जितने भी उस मीटिंग में इन्वॉल्व थे, जब बजट पेश होने तक मान लो कि मीटिंग हो गई, फरवरी में पेश करना है तो जनवरी में मीटिंग चल रही होंगी ऑब्वियसली, तो मान लो 20 जनवरी से मीटिंग शुरू हुई, 20 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक कि जब तक बजट पेश नहीं होता, उन सारे लोगों के और फाइनेंस मिनिस्टर के इंक्लूड करके सारे फैमिली कनेक्शंस काट दिए जाते हैं, मतलब उनका बॉयकॉट कर दिया, तो उनको अलग से होटल में, कमरे में उनको बिठा दिया जाता है कि जब तक बजट पेश नहीं होगा आपके सारे कनेक्शन काट देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बजट में क्या हो रहा होता है, विचार चल रही होती है कि ये चीज़ महंगी करनी है, ये चीज़ सस्ती करनी होती है। अभी लोगों को नहीं पता, अभी मार्केट में लोगों को नहीं पता, लेकिन उन लोगों को तो पहले पता लग गया जो बजट बना रहे हैं, उन लोगों को तो पता लग गया था भाई ये चीज़ हम आने वाले टाइम में महंगी करेंगे, ये चीज़ सस्ती करेंगे। तो हो सकता है वो जो चीज़ महंगी होने वाली बाज़ार में जाके खरीदना शुरू कर दें वो, या जो चीज़ सस्ती होने वाली है उसके लिए अभी खरीदनी थी वो वेट कर लें। तो वो मार्केट में जाके अपना मैनिपुलेट ना करें या लोगों को ना बताएं, क्योंकि वो कई बार लोगों को बता देते हैं कि हाँ भाई हमने बजट बना लिया है, 1 फरवरी को पेश होगा, पहले ही बता देंगे ये चीज़ महंगी होने वाली है, तो सब लोग खरीदना शुरू कर देंगे। तो वो चीज़ लागू होनी है 1 अप्रैल को, लेकिन पहले ही खरीदना शुरू कर देंगे, सारी मार्केट की डिमांड सप्लाई हिल जाती है। इसलिए जो लोग इन्वॉल्व हैं बजट बनाने में, उन लोगों को बजट पेश होने से पहले, पेश हो गया तो वो देश में ही आ गया ना, टीवी पे आ गया, बात ही खत्म हो गई, सबको पता लग गया, फिर तो जो खरीदे, जो भी मैनिपुलेशन होनी सबके सामने होनी है। पेश होने से पहले जिन लोगों ने बजट बनाया, जिन लोगों के बजट के बारे में कुछ पता है, वो लोग
के सारे कनेक्शन, खर्चा करने के, फ़ोन के कनेक्शन, मिलने जुलने के कनेक्शन सब काट दिए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बजट के। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट कि ऑब्जेक्टिव, नीड, इम्पोर्टेंस वगैरह वगैरह, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्यों बनाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे एलोकेशन नहीं लिखा, री एलोकेशन, मतलब कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज ऑलरेडी एलोकेट हुए हो मार्केट में। गवर्नमेंट के पास जितने भी रॉ मटेरियल, पैसा, मैन पावर, जो भी रिसोर्सेज हैं सब मार्केट में, इकॉनमी में, देश में एलोकेटेड है। उनको क्या करना है, री एलोकेट, हर साल री एलोकेट करते हैं कि यार कोई पैसा अगर रोड्स पे लगा है, रोड सही बन गई है तो उसको वाटर पे लगा दो, वाटर सही हो गया तो उसको सैनिटेशन पे लगा दो, सैनिटेशन ठीक है तो पुल वगैरह बना दो। तो वो रिसोर्सेज, जो पैसा, जो मैन पावर है, वो कहाँ का री एलोकेट होता है कि पहली बार एलोकेट करना, री एलोकेट मतलब बार बार उसको चेंज करना, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेन पॉइंट होता है बजट का कि क्या क्या कैसे कैसे री एलोकेट किया जाएगा। तो गवर्नमेंट किस हिसाब से सोचती है कि क्या क्या री एलोकेट कैसे कैसे करना है। गवर्नमेंट वहाँ पे पैसा ज़्यादा लगाती है जहाँ पे कोई नहीं लगाता और जहाँ पे ज़रूरत है। देखो, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो गवर्नमेंट ने अपना प्रॉफिट भी बढ़ाना है, प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है, एक गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर भी करना है। मैं हर पॉइंट को बड़ी डिटेल में समझाऊंगा ताकि याद करने में दिक्कत ना हो, और कहीं से भी कुछ भी बीच में से उठ के आ जाएगा आपको पता, दिक्कत नहीं होगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक तो प्रॉफिट अपना बढ़ाएगी, एक सोशल वेलफेयर। साथ में गवर्नमेंट एक और काम करती है, प्रॉफिट की तरफ इतना ध्यान नहीं देती क्योंकि वो कहते हैं कि मैं पब्लिक गवर्नमेंट थोड़ी हूँ। प्रॉफिट बढ़ाती है वो अपने बड़े न बड़े, वैसे ज़्यादातर गवर्नमेंट्स घाटे में ही होती हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स एंड कंसेशन देती है। टैक्स एंड कंसेशन या सब्सिडी कह दो उसको। जिन चीज़ों पे नेसेसिटी है, मान लो कोई नेसेसिटी है, स्पेलिंग ऊपर नीचे मैच कर लेना आप लोग, नेसेसिटी है और वो ज़रूरी है लोगों के लिए और वो है महंगी। अगर वो चीज़ महंगी है तो गवर्नमेंट इस पे क्या दे देगी, सब्सिडी दे देगी। क्यों दे देगी, गवर्नमेंट इस पे क्या दे देगी, सब्सिडी, और इसको क्या कर देगी, लोअर कॉस्ट, इसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर देगी, उसकी कॉस्ट को कम कर देगी ताकि लोग, आम इंसान ले सके। गवर्नमेंट देखती है कि कौन से प्रोडक्ट बहुत महंगे होते जा रहे हैं, उस पर सब्सिडी देके उसको सस्ता कर देगी, आम इंसान तक, पुअर इंसान, मिडिल क्लास इंसान उसको ले सके। सिमिलरली अब एक सब्सिडी दी कहाँ से गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, गवर्नमेंट को हर तरह का टैक्स मिलता है, वो गवर्नमेंट की रिसिप्ट होती है, वो टैक्स गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अगर मान लो सब्सिडी कम पड़ रही है, पैसा गवर्नमेंट के पास कम पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट देखेगी यार क्या चीज़ें हैं जो हम महंगी कर सकते हैं, जिस पे हम टैक्स बढ़ा के अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो प्रॉफिट वाली बात मैंने मिटा दी थी, वहीं पे आ गई कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम खर्चा करें या जिसकी हम टैक्स बढ़ा दें जिससे हमारे को इनकम बढ़ जाए। तो गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज़ करती है कई चीज़ों पर और कई चीज़ों पर सब्सिडी प्रोवाइड करती है ताकि आम इंसान की पहुँच वहाँ तक पहुँच सके। जो रेगुलर यूज़ की चीज़ें, नेसेसिटीज़ होती हैं, जिनकी कंजम्पशन ज़्यादा है, उस पर सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। और जो कभी कभार जो अमीरों के शौकिया चीज़ होती है तो गवर्नमेंट उस पर क्या कर देती है, टैक्स। जैसे कोई लिकर वगैरह है, सिगरेट वगैरह है, टबैको है, इन पे गवर्नमेंट हर साल, मैंने तो देखा कितने साल से, हर साल गवर्नमेंट इस पर टैक्स बढ़ाती आ रही है क्योंकि गवर्नमेंट इसको वो करनी चाहती है कि ये कम यूज़ हो, और अगर यूज़ हो तो गवर्नमेंट को फ़ायदा हो। तो गवर्नमेंट लिकर पे, अल्कोहल पे, सिगरेट पे, टबैको पे टैक्स हर साल बढ़ा देती है ताकि गवर्नमेंट की इनकम बढ़े, लोगों का जो टैक्स आएगा वो लोग, आम इंसान को सब्सिडी, नेसेसिटी पे दिया जाएगा। अब ऐसे कई डिपार्टमेंट होते हैं जिन पे खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, बहुत खर्चा आता है। मान लो रोड बनानी है, पुल बनाना है, डैम बनाना है, ऐसे कितने सारी चीज़ें हैं जिनमें खर्चा बहुत है, उसकी, और उसके अंदर कमाई क्या है, बहुत कम लेवल की कमाई है। प्रॉफिट क्या है, बहुत कम, या बहुत साल बाद प्रॉफिट शुरू होगा। मान लो गवर्नमेंट एक स्कूल बना देती है या कोई हॉस्पिटल बना देती है या कोई फ्लाईओवर बना देती है, तो गवर्नमेंट ने इस पे खर्चा किया। जब स्कूल बनेगा 4 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल लग जाएंगे, हॉस्पिटल बनने में 3-4 साल लग जाएंगे, पुल बनने में 3-4 साल लग जाएंगे। तो जब ये चालू होगा स्कूल, हॉस्पिटल, तब जाके इससे कमाई आएगी, तो भी कोई खास नहीं आएगी क्योंकि ज़्यादातर फ्री ही होता सारा कुछ।
तो गवर्नमेंट को ये खर्चे करने पड़ते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं करेगी तो और कौन करेगी। हमने गवर्नमेंट को चुना ही इसलिए कि हमारे लिए स्कूल, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाए, हमारे देश की डेवलपमेंट करे, रोड्स वगैरह अच्छी हो। तो ये सब वो खर्चे होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को रिसोर्सेज एलोकेट करने होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बजट बनाती है कि यार मेरे पास पैसा कितना आएगा इस साल में, और इतने पैसे को मैं कहाँ कहाँ, एजुकेशन में कितना बजट। आपने कभी बजट सुना हो तो वैसे मैं आपको वीडियो भेज दूँगा, आप देख लेना, या यूट्यूब पे चेक कर लेना आप किसी भी गवर्नमेंट बजट की वीडियो। तो गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि इस साल मान लो मेरे पास 1100 करोड़ रुपए आएंगे। वैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, इससे कई ज़्यादा होते हैं गवर्नमेंट के पास पैसे। 1100 करोड़ कहाँ से आएंगे, टैक्स और वगैरह वगैरह इनकम से। तो मैं एजुकेशन में 200 करोड़ देंगे, और 200 करोड़ में क्या क्या देंगे, क्या क्या करेंगे, क्या कहाँ स्कूल बनाएंगे, किस किस, पूरा इंडिया के बारे में सोचना है ना। स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, टीचर्स अपॉइंट करेंगे, क्या क्या खर्चा करेंगे। फिर हेल्थ में हम 300 करोड़ देंगे। तो हेल्थ में कहाँ दोगे, हॉस्पिटल बनाओगे, लैब्स बनाओगे, डॉक्टर अपॉइंट करोगे, क्या करोगे, वो सारा गवर्नमेंट एक एक करके हर चीज़ आपको डिटेल में बताती है जब बजट पेश करती है। तो बजट में ये आता है कि जितने गवर्नमेंट के पास चीज़ें हैं, जितना पैसा आ रहा है और जितना पैसा पड़ा हुआ है, जितने रिसोर्सेज, लेबर वगैरह पड़ी हैं, उसको कहाँ कहाँ एलोकेट करने की ज़रूरत है। देखो रोड, स्कूल वगैरह में जहाँ पे बहुत साल के बाद पैसा कमाया जाएगा या कमाया नहीं जाएगा, प्राइवेट लोग कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट को ही करना पड़ता है, क्योंकि लोगों का भला गवर्नमेंट चुनी इसलिए जाती है। तो गवर्नमेंट रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करे, कैसे बांटे, कैसे डिवाइड करे सब में, ताकि देश का भला हो सके और उसके जितनी इनकम है वो उतना उसका खर्चा हो सके, उसे कहते हैं री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट बजट बना के चले। ये ना हो कि हमारी कमाई 1100 रुपये हो और हम खर्चा करने लग पड़े 1500 रुपये। तो गवर्नमेंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बैलेंस बना के चलना है, तो जितनी उसकी इनकम होनी है उस हिसाब से वो बजट बना के चलेगी। सेकेंड पॉइंट आता है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। तो गवर्नमेंट इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की ट्राई करती है कि हमारे देश में देखा है अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए। उसको बैलेंस किया जाएगा, जो गरीब है, जो पुअर है, उसकी जो चीज़ें यूजेज की, यूज़फुल चीज़ें, जो कंजम्पशन की चीज़ें, जो नेसेसिटीज़ हैं उसकी, उन चीज़ों पे सब्सिडी प्रोवाइड कर दी जाएगी। सब्सिडी प्रोवाइड करके उनको क्या कर दिया जाएगा, सस्ता। या सब्सिडी ना प्रोवाइड करके भी गवर्नमेंट सस्ता कर सकती है, उनके रेट को रिड्यूस कर सकती है, उनके रेट कम करके उनकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकती है बजट में, ठीक है। तो अब जब गवर्नमेंट किस चीज़ की कॉस्ट रिड्यूस करेगी तो गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ तो महंगी मिल रही है, गवर्नमेंट सस्ता कर रही है ना, तो गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है। तो वो क्या पैसा कहाँ से आएगा, वो जो रिच लोगों की लग्जरी आइटम्स होती हैं, जो उनकी शौकिया चीज़ होती है, जो उनकी एसेंशियल्स नहीं होते लेकिन वो शौकिया तौर पे पैसा खर्च करते हैं, उनको महंगा कर देगी, उनमें टैक्सेस बढ़ा देगी, उसमें टैक्स बढ़ा देगी, तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी। जब वो चीज़ महंगी होगी गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा आएगा, गवर्नमेंट वो पैसा सब्सिडी में एलोकेट कर देगी। ये हम पढ़ते आ रहे हैं, माइक्रो के अंदर भी हमने 11th के अंदर पढ़ा था। तो गवर्नमेंट रिच वालों की चीज़ें, उनकी कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देगी, वहाँ से टैक्स आएगा, उनका टैक्स बढ़ाएगी, जो टैक्स एक्स्ट्रा आएगा उसको सब्सिडी के तौर पे पुअर को देगी। इससे क्या है कि पुअर की इनकम बढ़ेगी, जब उसका पैसा बचेगा उसको वही चीज़ सस्ती मिलेगी, उसकी इनकम बढ़ेगी, सेविंग्स बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी पुअर की, और रिच की नीचे आएगी, क्योंकि रिच का खर्चा ज़्यादा हो रहा है, रिच का खर्चा ज़्यादा हो रहा है, उसकी इनकम कम हो रही है, पुअर की सेविंग्स बढ़ रही है, उसकी इनकम बढ़ रही है। तो ये थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए गवर्नमेंट चीज़ों को करती है कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो देश के अंदर है, अमीर और गरीब के बीच में, वो जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है, वो रिड्यूस किया जाए। थर्ड पॉइंट आता है जी इसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये उसी से रिलेटेड पॉइंट है। मार्केट में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। स्टेबिलिटी कैसे आएगी, जब डिमांड एंड सप्लाई आपकी बैलेंस होके रखेगी। किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड है तो उसका प्राइस बहुत, डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। अगर डिमांड कम है लेकिन सप्लाई पीछे से बहुत ज़्यादा है तो प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो ये बैलेंस करना चाहिए भाई, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और किस चीज़ की सप्लाई कम है, तो उस चीज़ में गवर्नमेंट अपना पैसा लगा के उसकी सप्लाई बढ़ा देगी। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे लाई जाती है, देखो मार्केट में दो कंडीशंस होती हैं। मार्केट में दो कंडीशंस होती हैं। अगर यहाँ पे है तो ये बूम पीरियड होता है, या इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं।
और इसको हम रिसेशन कहते हैं या डिफ्लेशन भी कहते हैं, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन वो कंडीशन है डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, मतलब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। कोई चीज़ की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में और सप्लाई कम है तो प्राइजेस क्या हो जाते हैं, प्राइजेस बढ़ जाते हैं, तो उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। ये मैंने आपको उसके अंदर भी बताया था जो गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक वालों में। और अगर किसी चीज़ की डिमांड कम है लेकिन उसकी सप्लाई ज़्यादा है, लोगों को नहीं चाहिए फिर भी मार्केट में आ ही जा रहा है, तो वो चीज़ क्या हो सस्ती हो जाती है, उसके प्राइस क्या हो जाते हैं गरीब, कम जाकर। हमेशा आपको मैच करना हो तो डिमांड से मैच करो, डिमांड ज़्यादा तो प्राइस ज़्यादा, डिमांड कम तो प्राइस कम, ठीक है। तो इसमें क्या है कि लोग नहीं खरीद रहे, सप्लाई है मार्केट में, चीज़ पड़ी है, लोग नहीं खरीद रहे, लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने को, तो गवर्नमेंट इसको स्टेबल करती है, इस चीज़ को वापस यहाँ पे लेके आएगी और इस चीज़ को वापस यहाँ पे लेके आएगी। कैसे लेके आएगी, अब डिमांड बढ़ गई, सप्लाई नहीं है, लोगों को चाहिए लेकिन लोगों को मिल नहीं रही, सप्लाई नहीं है, तो प्राइसेस बढ़ के महंगे हो गए। जैसे प्याज महंगा हो जाता है बार बार, टमाटर महंगा हो जाता है, कोई और चीज़ महंगी हो जाती है, क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई इतनी नहीं है, तो गवर्नमेंट उसकी सप्लाई बढ़ा देगी। कैसे, उसमें इन्वेस्ट कर देगी, उसकी फैक्ट्री खोल देगी, ठीक है, या गवर्नमेंट खर्चा घटा देगी। जब गवर्नमेंट किसी चीज़ का, देखो डिमांड ज़्यादा है मतलब खर्चा होगा उस पर, गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कर देती है कि हाँ भाई खर्चा कम होगा तो डिमांड गिर जाएगी, एक तरीका ये होता है। या जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उसकी सप्लाई बढ़ा देगी गवर्नमेंट, क्या कर देगी, इस सप्लाई को भी बढ़ा देगी। जब इसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई भी बढ़ गई, तो प्राइसेस आपके गिरने शुरू हो जाएंगे। जब प्राइसेस गिरने शुरू हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट खर्चा अपना कम कर सकती है, गवर्नमेंट उस चीज़ की फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर सकती है और उसकी सप्लाई बढ़ा सकती है। या गवर्नमेंट के पास, आपने 11th के अंदर पढ़ा है प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग, तो गवर्नमेंट के पास कुछ वो राशन पड़ा होता है, कुछ एक्स्ट्रा जो प्राइस फ्लोरिंग के अंदर गवर्नमेंट ने खरीदा होता है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, जिसको हम प्राइस सीलिंग भी कहते हैं, गवर्नमेंट ये कर सकती है। प्राइस फ्लोरिंग में क्या सीखा था हमने कि जो चीज़ अभी डिमांड में नहीं है गवर्नमेंट खरीद लेती है, आटा खरीद लिया, प्याज खरीद के रख लिया, जब उस चीज़ की डिमांड बढ़ गई और प्राइस महंगा हो गया, वो खरीद के जो गवर्नमेंट ने अपने बफर स्टॉक लगाया था, वो बफर स्टॉक को गवर्नमेंट बफर स्टॉक को यहाँ पे यूज़ कर लेगी, वो बफर स्टॉक यहाँ पे दे देगी। ये जो सप्लाई बढ़ानी है ये कहाँ से बढ़ जाएगी, बफर स्टॉक से बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट ने ख़रीदा था, जब वो चीज़ बहुत महंगी हो गई थी उसको महंगे रेट पे खरीद के अब सस्ते दाम पे दे देगी, उससे क्या हो जाएगा, सस्ते दाम पे दे देगी, मार्केट में वो चीज़ की सप्लाई बढ़ जाएगी। जब उसकी सप्लाई बढ़ गई तो डिमांड अपने आप पूरी, जब डिमांड पूरी हो जाएगी, सप्लाई बढ़ने से डिमांड पूरी होगी, डिमांड पूरी होने से प्राइस अपना कम हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डिमांड कम है किस चीज़ की, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, इनकम नहीं है, तो लोगों की इनकम बढ़ाई जाएगी, लोगों को लोन्स दिए जाएंगे। हमने यहाँ पढ़ा था अगर प्राइस बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट बैंक इसके थ्रू भी पैसा वापस निकाल लेती है। क्या कर देती है, लोन का रेट कम कर दे, लोन का रेट बढ़ा देती है। लोन का रेट बढ़ जाएगा, लोग कम लोन लेंगे, जब कम लोन लेंगे लोगों का पैसा कम आएगा, जब पैसा कम आएगा तो डिमांड भी अपने आप घटेगी। यहाँ पे लोन का रेट गवर्नमेंट कम कर देगी, CRR जो होता है गवर्नमेंट कम कर देगी लोन रेट। जब लोन रेट कम होगा लोन सस्ते होंगे, लोन सस्ते होंगे लोग ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा पैसा लेंगे तो उनके ज़्यादा पैसा आएगा, जब ज़्यादा पैसा आएगा तो जो डिमांड कम है वो बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो अपने प्राइसेस जो गिर गए हैं प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बैंक्स के थ्रू कर सकती है, पॉलिसीज़ कोई निकाल देगी, कोई ऐसी पॉलिसी निकाल देगी, कोई टैक्स लगा देगी, कोई टैक्स सब्सिडी दे देगी, कुछ भी करके गवर्नमेंट डिमांड को बढ़ा देगी। जब डिमांड बढ़ेगी प्राइसेस अपने बढ़ेंगे, जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो वापस यहाँ पे आ जाएगी। तो ये स्टेबल कैसे करना है, कौन सी पॉलिसीज़ लगानी है, किस चीज़ की डिमांड बढ़ानी है, किस चीज़ की सप्लाई बढ़ानी है, ताकि डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाए, स्टेबल आ जाए, बैलेंस हो जाए, ये गवर्नमेंट तय करती है आने वाले साल के लिए, बजट के लिए, अपकमिंग ईयर, फ्यूचर ईयर। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, यार जो गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेज है, पब्लिक एंटरप्राइजेज मतलब गवर्नमेंट की फैक्ट्रियाँ, गवर्नमेंट की कंपनियाँ, तो उन्हें कौन मैनेज करेगा, गवर्नमेंट ही। अब वो गवर्नमेंट देखती है यार साल में कौन सी फैक्ट्रियाँ प्रॉफिट में है, उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर देती है, उनकी कौन सी फैक्ट्रियाँ घाटे में है तो उस पर ध्यान देगी भी क्यों घाटा हो रहा है। अगर पैसे की कमी तो पैसे डाल देगी, लेबर की कमी लेबर डाल देगी। तो जो कंपनी घाटे में उनका घाटा कैसा पूरा किया जाए, जो कंपनी प्रॉफिट में है उनमें क्या चीज़ की ज़रूरत और है कि ताकि प्रॉफिट और बढ़ जाए। और जो कंपनियाँ बहुत साल से लॉस में चल रही हैं, बंद पड़ रही हैं, बिल्कुल स्लो मर के चल रही हैं, उनको गवर्नमेंट बंद कर देगी। तो गवर्नमेंट पब्लिक एंटरप्राइज को मैनेज करना भी सीखती है कि कौन सी कंपनियों को बढ़ाना है, कौन सी कंपनियों को, और कौन सी नई कंपनियों में इन्वेस्ट करना है। अगर आपको गवर्नमेंट को लगता है यार ये लोगों के लिए भलाई है लेकिन प्राइवेट लोग इसमें फ़ायदा प्रॉफिट कमा रहे हैं,
मतलब कोई चीज़ ऐसी है जैसे मेट्रो है, अब मेट्रो गवर्नमेंट को पता लग गया है कि मेट्रो आने वाली है, अगर प्राइवेट हाथों में चलेगी तो बहुत नुकसान होएगा, लोगों को लूट लेंगे वो, तो गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट कर देगी कि मेट्रो में हम इन्वेस्ट कर देते हैं, हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं चाहेंगे। तो जिस चीज़ में गवर्नमेंट चाहती है कि सोशल वेलफेयर हो, लेकिन प्राइवेट बंदा करेगा तो वो प्रॉफिट कमाएगा, लोगों को भला नहीं हो सकेगा, तो गवर्नमेंट उसमें पब्लिक एंटरप्राइज अपनी कंपनी खोल देती है कि मैं बना देती हूँ। जैसे सैनिटाइज़र आ गए, सैनिटाइज़र में पता लग गया लोगों को चाहिए, लोगों की ज़रूरत है सैनिटाइज़र, लेकिन अगर प्राइवेट बंदा बनाएगा तो वो बहुत महंगा बेचेगा, लूट मचाएगा, तो गवर्नमेंट खुद की फैक्ट्रियाँ खोल देगी सैनिटाइज़र की, सस्ते रेट पर देगी। जब कंपटीशन होगा तो प्राइवेट वाले बंदे को भी सस्ते रेट पर देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जो चल रही है एंटरप्राइजेस उनको भी संभालना है, जो बंद बेकार चल रही है उनको बंद करना है, जो प्रॉफिट में उनका प्रॉफिट बढ़ाना है, और कोई नई एंटरप्राइज खोलनी है तो उस पर ध्यान देगी। सिंपल सा पॉइंट है। आगे इकोनॉमिक ग्रोथ, द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बजट बनाया क्यों जा रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ हो भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर दिया, इनइक्वालिटी अमीर गरीब का फ़र्क कम कर रहे हैं, इकोनॉमिक में डिमांड सप्लाई को इक्वल कर रहे हैं, पब्लिक एंटरप्राइज क्यों सब कुछ एक क्यों हो रहा है, बजट क्यों बन रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ हो कि हमारे पास जितना पैसा है उसको हम अच्छे से खर्चा करें, वो तो सही है, लेकिन हमारी ग्रोथ भी तो होनी ज़रूरी है कि किस किस जगह पे हमारे को पैसा लगाना ज़रूरी है। रोड बनाने ज़रूरी है, डैम बनाना ज़रूरी है, कहाँ कहाँ कि स्कूल बनाने ज़रूरी है, हॉस्पिटल कहाँ कहाँ ज़रूरत है, क्यों कर रहे हैं? फाइनल डेस्टिनेशन हमारी क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे हम, और गवर्नमेंट इसके अंदर आपकी बताती है कि पूरे साल में आपकी पिछले साल में जीडीपी कितनी हुई। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि पिछले साल कितनी प्रोडक्शन हुई है, देश में कितनी चीज़ें बनी हैं और उससे कितना पैसा आया है, तो कितनी चीज़ें बन के बिकी हैं, उससे हमारे को कितना पैसा, देश की इनकम, बेसिकली इसको जीडीपी को हम इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ, हमको इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे पता लगती है? अगर जीडीपी हमारी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ने का मतलब फैक्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, क्योंकि प्रोडक्ट है ना, मतलब प्रोडक्शन, कोई चीज़ की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? फैक्ट्रीज़ में। तो जीडीपी अगर बढ़ रही है मतलब फैक्ट्री में चीज़ प्रोडक्शन। एक बात सुनो, अगर मेरी फैक्ट्री है, गवर्नमेंट कह रही है जीडीपी बढ़ रही है, इसका क्या मतलब हुआ? जीडीपी बढ़ने का मतलब है प्रोडक्शन बढ़ रही है। प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री वाला अपनी प्रोडक्शन क्यों बढ़ाएगा? कब बढ़ाएगा? फैक्ट्री वाला बंदा प्रोडक्शन तब बढ़ाएगा जब आगे से डिमांड आएगी, जब आगे से ऑर्डर आएगा। मैं आज बनाता हूँ 1000 किलो कोई भी चीज़ की डेली, मेरे पास आगे से और किसी मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, आगे से ऑर्डर आना शुरू हो गया, तो मैं अपनी प्रोडक्शन को 2000 कर दूंगा, 3000 कर दूंगा, 5000 तक लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आगे से आ रहा है। तो ये मेरी तरक्की बता रहा है। मैं पहले 1000 बनाता था, मैं 5000 पर डे बनाता हूँ, क्योंकि मेरा बिक रहा है। मैं ऐसा है नहीं कि बना के स्टॉक करके रख रहा हूँ, वो तो कोई बेवकूफ़ फैक्ट्री वाला होगा। फैक्ट्री वाला बंदा तभी कोई चीज़ बनाता है जब आगे से ऑर्डर आता है, उसको आगे से डिमांड आती है। आगे से ऑर्डर आ रहा है मतलब मैंने जो ये बनाया डेली मेरा बिक रहा होगा। तो पहले मेरा 1000 डेली बन के बिकता था, अब मेरा 5000 बन के डेली बिक रहा है। तो ये मेरी तरक्की बता रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी प्रोडक्शन बढ़ गई। तो इसी तरह से गवर्नमेंट की प्रोडक्टिविटी भी गवर्नमेंट भी अपनी इनकम बताती है कि देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, मतलब देश में बनने वाला सामान बढ़ गया। जिस सामान बना है तो बिकेगा भी, खाली प्रोडक्शन से थोड़ी पता लग रहा है। प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब है प्रोडक्शन क्यों बढ़ी? क्योंकि डिमांड बढ़ी थी, ऑर्डर आया था, और वो सामान बिका भी तो होगा मार्केट में, लोगों के घर तक पहुंचा होगा, तो मतलब देश की इनकम बढ़ी होगी, तभी वो सामान लोगों ने खरीदा होगा। तो इनकम बढ़ने का जो आइडेंटिफिकेशन है कि कैसे लक्षण है, कैसे पता लगता है इनकम बढ़ी है, वो जीडीपी से पता लगता है। जीडीपी बढ़ना मतलब प्रोडक्शन बढ़ना। प्रोडक्शन तब बढ़ती है जब लोगों की इनकम बढ़ती है, लोगों की डिमांड बढ़ती है और लोग उसी को खरीदते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताएगी बजट के अंदर कि जीडीपी कितनी बढ़ी, कितनी कम हुई, कम भी हो जाती है कई बार, ठीक है ना। दोनों गवर्नमेंट बताएगी क्यों कम हुई, अगर कम हुई तो क्यों कम हुई, और आने वाले साल में हम इसको कैसे ठीक करेंगे, और बढ़ी तो किस रीज़न से बढ़ी, और आने वाले साल में, आने वाले ईयर में हम इसको और कैसे बढ़ा सकते हैं। किस किस जगह पे गवर्नमेंट खर्चा करेगी, क्या क्या लोगों को अच्छे अच्छे पॉलिसीज़ देगी, लोगों की भलाई के लिए क्या क्या काम करेगी, लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या क्या गवर्नमेंट करेगी, वो सारा बजट में बताया जाएगा। लास्ट पॉइंट होता है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़। ये सिंपल सा पॉइंट हो गया आपका। रीजनल डिस्पैरिटी मतलब जैसे ये डिफरेंस था इनकम में, पुअर और अमीर के बीच में इनकम डिफरेंस था, इसको रिड्यूस करा है। ये रीजन्स के बीच में, स्टेट टू स्टेट, कोई गांव बहुत गरीब है, कोई शहर बहुत अमीर है, कोई शहर बहुत गरीब है, कोई शहर बहुत अमीर है, कुछ भी, गांव से शहर का, गांव से गांव का, शहर से शहर का रिलेशन।
तो रीजन्स के बीच में, कोई रीजन बहुत अमीर है बहुत गरीब है तो उसके बीच में कैसे उसको ग्रो किया जाए। अगर किसी जगह पे स्कूल कॉलेज या हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोले जाएंगे, वहाँ खर्चा किया जाएगा ताकि उसकी ग्रोथ हो सके। किसी जगह फैक्ट्रियाँ नहीं है, वहाँ फैक्ट्रियाँ खोल दी जाएंगी। किसी जगह मार्केट्स नहीं है, वहाँ मॉल्स या मार्केट्स खोल दिए जाएंगे। किसी जगह पे बहुत एडवांसमेंट है तो वहाँ से चीज़ों को उठा के दूसरी जगह पे जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे भेजा जाएगा। तो हमारे देश में आपने देखा है जब बिहार या यूपी जैसे स्टेट से लोग दिल्ली बॉम्बे वगैरह में जाते हैं, क्यों? क्योंकि दिल्ली बॉम्बे बहुत इस्टेब्लिश्ड है एज़ कम्पेयर टू बिहार एंड यूपी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि यार इसको कहते हैं रीजनल डिस्पैरिटी, एक स्टेट बहुत अच्छी है एक स्टेट बहुत नीचे है, उसको बैलेंस करके बराबर लेके आ जाएगा। कैसे? जो चीज़ नीचे है उस पर खर्चा करके उसमें स्कूल कॉलेज फैक्ट्रियाँ बना के उसको ऊपर लेके जाया जाएगा, उसके लेवल तक लेके आ जाएगा। तो ये खर्चा किस पे करना है, कौन सी स्टेट पे करना है, कौन सी फील्ड में करना है, एजुकेशन में, हेल्थ में, तो ये सब कुछ गवर्नमेंट बजट के अंदर बताती है। तो ये पॉइंट्स आप लोग रीड कर लेना। इसमें कोई भी पॉइंट या इंपॉर्टेंस जो मैंने पहले लिखवाई थी उसमें कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरे को बताना। आज की क्लास में इतना ही। अगली बार हम कंपोनेंट्स ऑफ बजट से स्टार्ट करेंगे और पहले रिसिप्ट्स पढ़ेंगे, फिर आपकी एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे। तो चैप्टर उसके बाद थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं, वो करके ख़त्म करेंगे।